मेरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को हार्दिक सफलता के लिए। आप बहुत शानदार नंबरों के साथ में प्री एग्ज़ाम को क्लियर करें। चलिए, आज ये है आर्थिक समीक्षा का आखिरी हिस्सा और मैंने इसमें ज़्यादातर स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो आर्थिक समीक्षा से ही लिए हैं, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। जन सूचना पोर्टल, इस सिर्फ एक पेज हाथ से लिखा हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ था, तो आई जस्ट थॉट कि इसको समराइज़ कर सकते हैं। जन सूचना पोर्टल का जो टैगलाइन है वो है सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। ये आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4(2) के इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, जिसमें ये एक्ट गवर्नमेंट बॉडीज़ को प्रेरित करता है कि अपनी तरफ से ही वो इन्फॉर्मेशन का डिक्लेरेशन कर दे, यानी इन्फॉर्मेशन का सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए मोटिवेट करता है। तो ये उन लाइंस पे आधारित है। और आर्थिक समीक्षा के अनुसार इसमें 55 विभाग की 99 योजनाएं और उनकी 277 जानकारियां उपलब्ध हैं। टू स्टेट, यानी आज के दिन कितना है वो आपको वेबसाइट से पता चलेगा। ये अपडेट होती रहती है और इनमें बहुत सारे नए विभाग जोड़े गए, लेकिन आर्थिक समीक्षा जिस दिन जारी हुई थी उस दिन तक उसमें 55 विभागों की 99 योजनाएं और 277 जानकारियाँ उपलब्ध थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैम श्रम विभाग की तरफ से जो न्यूनतम मजदूरी है वो बढ़ गई है। हाँ जी भाई साहब, बहन जी, बढ़ गई है, सच बात है, 27 रुपये बढ़ गई है। लेकिन मैं आपको आर्थिक समीक्षा कंप्लीट करवा रही हूँ, मैं आपको अभी लेटेस्ट जानकारी नहीं बताई। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों ने कहा कि जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से युवाओं को संबल देने की योजना चालू है उसमें 1000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ, लेकिन जब वो योजना चालू हुई थी मैंने उसका डेटा बताया था, 1000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन साथ में एक क्लॉज और जोड़ दी गई है। वो क्लॉज ये जोड़ दिया है कि आपको 4 घंटे सरकारी कार्यों में भी देने पड़ेंगे, यानी आपको कोई ना कोई ऐसा काम करना पड़ेगा प्रतिदिन 4 घंटे के हिसाब से। तो ये क्लॉज एक्स्ट्रा हैं, बट लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट देम। आई एम हियर मेकिंग इट क्लियर टू यू कि आर्थिक समीक्षा में क्या क्या डेटा अवेलेबल है और जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूसरा, एक संपर्क पोर्टल के बारे में लिखा हुआ है कि संपर्क पोर्टल पे शिकायत निवारण तंत्र का विकास किया गया है। आप 181 टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी शिकायत दर्ज कराइए। कोविड के टाइम पर 181 टोल फ्री नंबर को एक तरह से इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट इज ई मित्र के बारे में लिखा हुआ है कि ई मित्र पर हम 475 ट्रैक की सेवाएं देते हैं और करीब 88,382 ई मित्र हैं। और नए कितने जोड़े गए, 9728 यानी 9,728 जोड़े गए राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर और 7,080 जोड़े गए विभिन्न गाँवों में। ई मित्र प्लस कियोस्क कितनी है, ये एक अच्छा फिगर है, 14,891। और ई मित्र कियोस्क प्लस कियोस्क पे कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जितनी भी ई मित्र पे अवेलेबल है वो सारी। इनके अलावा आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग कर सकते हैं, इवन सेल्फ मोड में प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। फिर एक लिखा हुआ है अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। ये हमें पता है कि जो भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं उन सब में सारी गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों पर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं और बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन पे उनको डिस्प्ले किया जाता है। एनी टाइम वहाँ पर पुलिस के ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स बैठे रहते हैं वॉच करने के लिए, और यदि कोई दुर्घटना भी हो जाती है, तो कोई अपराध हो जाता है, तो उसकी तफ्तीश के लिए भी अभय कमांड सेंटर्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये तो हुई अभय कमांड सेंटर्स के बारे में जानकारी, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि कहाँ कहाँ हैं, तो वो सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर और सभी 26 जिलों में। तो यदि 7 संभागीय मुख्यालय और 26 जिले जोड़ लेते हैं तो 33 जिले हो जाते हैं सर। तो ये सारे के सारे इसमें कवर्ड हैं। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट हम देखते हैं जन आधार योजना। जैसे पिछली सरकार के लिए भामाशाह योजना बहुत महत्वपूर्ण थी, प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए उसी का एक बहुत अच्छा संवर्धित रूप जो है वो जन आधार योजना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सवाल आने की जैसे मतलब आई कैन फोरसी कि 100% एक क्वेश्चन तो बनता है। तो ये योजना के बारे में खास बात ये कि ये लॉन्च कब की गई, तो ये 18 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई। उसके बाद में इसकी टैगलाइन क्या है, तो उसकी टैगलाइन है एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। इसमें करेंगे क्या, 10 अंकों का प्रत्येक परिवार को एक कार्ड मिलेगा, उसमें 10 अंकों का यूनिक नंबर मिलेगा परिवार की पहचान के लिए, और परिवार के सदस्यों की पहचान के लिए 11 अंकों का एक नंबर मिलेगा। यह चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए एक मुख्य रूप से आवश्यक कार्ड है और इसमें ई मित्र इसके प्राधिकरण के अधीन कर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली स्कीम है और इसमें पता और पहचान के लिए यानी परिवार और सदस्य सभी के लिए यह एक पते के एड्रेस के प्रूफ के रूप में और आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें सभी प्रकार की कैश
या डीबीटी योजनाएं या नॉन कैश बेनिफिट्स या बीमा या ई कॉमर्स की सारी सुविधाएं एक ही कार्ड के माध्यम से उपलब्ध हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही महती योजना है। अब इससे संबंधित कुछ और इन्फॉर्मेशन जो कि अवेलेबल थी आर्थिक समीक्षा में, उसमें इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि 9 मई 2020 के द्वारा भारत सरकार ने भी क्या किया, इसको एक परिपत्र जारी करके जन आधार कार्ड को परिवार और उसके सदस्यों की पहचान और पते के दस्तावेज के रूप में सूचीबद्ध कर लिया कि यानी ये भी एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज राजस्थान जन आधार योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, क्योंकि हम प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो हमसे ऐसे सवाल पूछने की उम्मीद है। तो राज्य स्तर पर जो है वो आयोजना विभाग यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है इसकी नोडल एजेंसी या प्रशासनिक विभाग है। अब उसके साथ में कौन कौन से लोग कार्यरत हैं, तो मुख्य रूप से आप देखोगे कि क्योंकि एक ऑनलाइन अप्लाई होने वाला और प्रिंटेड फॉर्मेट में आने वाला कार्ड है, तो राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड योजना है। ये क्या करता है, इसका क्रियान्वयन एजेंसी है, ये एक कंपनी है राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, और ये इसका क्रियान्वयन करेगी। नेक्स्ट है जिला स्तर पर कौन कर रहा है, तो जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय जो हैं इसके जन आधार योजना के अधिकारी हैं। ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी महोदय देखेंगे, और वहाँ पर एक मतलब जैसे हम कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन है, तो जिला स्तर पर जो है वो होल एंड सोल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टर महोदय की, ब्लॉक स्तर पर एसडीएम महोदय की। नेक्स्ट इज इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसंबर 2019 से ही, जिस दिन लागू की उसी दिन से ही राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 देश में प्रभावी हो चुका है। फिर ये कि इससे संबंधित अधिसूचना कब आई, तो अधिसूचना 7 मई 2020 को प्रकाशित की गई। ये कुछ जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं या कौन से लेवल पे कौन देख रहा है उनको आपको थोड़ा देखना चाहिए। नेक्स्ट है एक शहरीकरण से संबंधित एक बहुत बड़ा चैप्टर दिया हुआ था। मुझे लगा उसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है जो ट्रिकी हो सकता है, तो मुझे एक जो ग्राफ है ये बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा इससे सवाल बन सकने की संभावना दिखती है। तो इसमें दिखाया गया है कि राजस्थान में पुरुषों के पलायन का, शहर में पलायन का कारण क्या है, क्योंकि हम देखते हैं शहरों पर बहुत लोड बढ़ रहा है। तो पुरुषों के लिए मुख्य रूप से कारण है कार्य या रोजगार, और दूसरा है परिवार के साथ। इनका जो तीसरा मुख्य कारण आता है अन्य, और चौथे में आ जाते हैं जन्म के बाद या शिक्षा के लिए, इस प्रकार से। लेकिन इसी के कॉन्ट्रेरी महिलाओं के लिए जो पलायन का मुख्य कारण है वो विवाह के पश्चात या परिवार के साथ माइग्रेट होती हैं। फिर थर्ड लेवल पे आता है अन्य कारण, और चौथे लेवल पे आता है शिक्षा या कार्य रोजगार। फिर इसी के साथ साथ चलता है। इनफैक्ट अगर भारत में हम देखेंगे भारत में किस लेवल पे किस कारण से माइग्रेशन हो रहा है, तो पुरुषों के लिए सिर्फ वही कार्य और रोजगार, और महिलाओं के लिए विवाह के बाद में वो माइग्रेट होती हैं। तो इट कैन बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है आर्थिक समीक्षा में, तो अगर कोई एक क्वेश्चन बनाना चाहें तो ये मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो सकता है। आगे चलते हैं। फिर लिखा हुआ है कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन पुराना मिशन है, ये बात सच है। 100 शहरों को सम्मिलित किया गया, ये बात भी सच है। लेकिन इसमें बस याद करने की बात ये है कि स्मार्ट सिटी में बैठ के हम काजू खाएंगे। काजू क्या है, उन सिटीज़ के नाम हैं, एक्रोनिम से बना हुआ नाम है, जो कि हमारे राज्य के हैं, और उनमें स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है। तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा, तो इसके लिए एक्रोनिम काजू मोस्ट फेमस वन। ये 2015 से लागू है, और हर साल 100 करोड़ रुपए इन सिटीज़ को दिए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। पुरस्कार इंपॉर्टेंट था, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। ये कर क्या रहे हैं, माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में, यानी गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, बीपीएल एवं निःशक्त जन वर्ग। अभी देखिए 8 कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज में आने वाली बच्चियाँ, बालिकाएं, जिन्होंने चाहे 8वीं में, चाहे 10वीं में और चाहे 12वीं में, 12वीं के भी तीनों संकाय अलग अलग, तो 8, 10 और 12 इनके जो टॉपर्स होंगे, जो राजस्थान बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उनके जो टॉपर्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और इन 8 सेगमेंट्स के, उन सभी को जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार की राशि कितनी है, 8वीं क्लास की बच्चियों को 40,000, 10वीं क्लास की बालिकाओं को 75,000 और 12वीं क्लास की बालिकाओं को 1 लाख रुपए, उसके साथ साथ में स्कूटी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के रूप में दिया जाना है। तो आई होप ये आपको क्लियर होंगी। याद रखिएगा कि 12वीं क्लास की बच्चियों को 1 लाख रुपए और स्कूटी दिया जा रहा है, और 10th क्लास तक के बच्चियों को 75,000 40,000 रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ये कब से लागू है, ये 2 अक्टूबर 2011 महात्मा गांधी जी की जयंती से लागू है। कहाँ लागू है, चिकित्सा महाविद्यालय, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
उप स्वास्थ्य केंद्र इन सभी में लागू है, यानी सरकार जहाँ जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ देती है उन सभी केंद्रों पर लागू है। और मिलेगा किस किस को, तो दो अजीब से नाम हैं, अंतरंग और बाहिरंग, वॉटेवर। इनको बेसिकली क्या है, आईपीडी और ओपीडी हैं। आईपीडी मतलब अंदर जो एडमिट हैं वो पेशेंट्स, और ओपीडी बाहर से आने वाले पेशेंट्स। ओपीडी और आईपीडी दोनों टाइप के पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हैं ये सर्विसेज, सारी दवाइयाँ। और कब मिलेंगी, तो जो बाहर से आने वाले यानी ओपीडी वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो टाइम फिक्स्ड है कि उस स्टोर पर कब से कब तक कोई भी व्यक्ति अवेलेबल है। अर्ली मॉर्निंग नहीं मिलेगा, लेट नाइट नहीं मिलेगा। लेकिन आईपीडी में यानी अंदर जो पेशेंट्स एडमिट हैं उनके लिए 24/7 मेडिसिन अवेलेबल हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें देखने की बात यह है कि खरीदेगा कौन दवाइयों को और पहुंचाएगा कौन इन सेंटर्स तक। तो इसके लिए एक सर्विसेज का नाम है, एक सेपरेट एंटिटी है, उसका नाम है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन। ये क्या करता है, दवाइयाँ खरीदता है और इन दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करता है अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट मेडिकल सेंटर्स। फिर इन सभी के लिए राज्य के सभी 33 जिलों में स्थापित किया गया है ड्रग वेयर हाउस। हाउस आगे लिखना रह गया है, ड्रग वेयर हाउस बनाए गए हैं। कुछ काम की बातें जो शायद इसमें याद रखी जा सकती हैं या हो सकता है बहुत ही नगण्य सी हैं शायद, इनमें यह है कि दवाइयाँ 713, 181 टाइप के सर्जिकल्स और 77 टाइप के सूचर्स का मतलब टाँके, ये अवेलेबल हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि ये क्या था, तो घर पर योग परिवार के संग योग नाम से हमने 21 जून 2020 का योगा दिवस मनाया। ये योगा दिवस के बारे में जानकारी है कि राजस्थान ने जो योगा दिवस मनाया उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी घर पर योग परिवार के साथ योग। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि मैडम हमने तो 21 जून 2021 का भी मना लिया है, तो बॉस 21 जून 2021 के योगा थीम की जानकारी आपको करंट अफेयर्स में पढ़नी चाहिए। आर्थिक समीक्षा में जो लिखा हुआ है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। आगे चलते हैं। ये हम जानते हैं कि हमारी जो जनसंख्या के आंकड़े वो करीब 10 साल पुराने हो चुके हैं और उसमें बहुत टाइप के सवाल भी पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते भी हैं। लेकिन ये एक लेटेस्ट डेटा है जो बताता है कि IMR और MMR कितना है, मातृ मृत्यु अनुपात कितना है। तो वो लेटेस्ट डेटा ये है कि 164 प्रति लाख जीवित जन्म पे मातृ मृत्यु अनुपात है। और नीचे देखें शिशु मृत्यु दर कितनी है, ये है 37 प्रति 1000। अब ये जो आगे लिखा हुआ है ना SRS, ये सैंपल रिकॉर्ड सर्वे है, उनको छोड़िए। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लेटेस्ट जो डेटा है 2016 से लेकर 18 के बीच में जो सर्वे किया गया उसमें तो 1 लाख प्रति जीवित जन्म पर जो मातृ मृत्यु अनुपात है वो 164 है, विच इज़ वेरी हाई। एंड देन जो शिशु मृत्यु है वो भी बहुत ज़्यादा है। 1000 जीवित बच्चों में से 37 की मृत्यु जाती है। बहुत ही दुखदायी है, बट सैड बट ट्रू। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसका नाम पहले मुख्यमंत्री सहयोग एवं उपहार योजना हुआ करता था। इसको ऑल्टरनेटिवली किस नाम से जाना जाता है, मुख्यमंत्री हथलेवा योजना। ये बेसिकली जो CM का जो कोष है उस कोष से ऐसी बच्चियां जो कि अनुसूचित जाति की हैं, जनजाति की हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की हैं, BPL परिवार की हैं, इनके अलावा अंत्योदय, नीचे देखिएगा कुछ और लिखे हुए हैं, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति और पालनहार के लाभार्थी, इतने टाइप के परिवारों की जो लड़कियां हैं, यदि वो 18 साल प्लस पे हैं, ऑफ कोर्स 18 साल से नीचे शादी करना अलाउड नहीं है, 18 प्लस की लड़कियों की शादी में सरकार की ओर से 31,000 रुपये जो है वो उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। अब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयत्न किया गया है कि यदि लड़की 10वीं पास है तो एडिशनल 10,000 रुपीज़ और लड़की स्नातक है तो एडिशनल 20,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से अधिकतम राशि जो दी जा सकती है वो 51,000 रुपये है और इसके लिए शादी से 1 माह पहले तक और 6 माह बाद तक अप्लाई किया जा सकता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मैंने किसी को दिलवाई थी। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये क्या है, इसकी एक समरी मैंने नीचे भी बनाने की कोशिश की है, इनफैक्ट कहीं से कॉपी भी की है और यहाँ भी दी गई है। ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें 19 नवंबर 2007 से प्रारंभ की गई और करना क्या है, जो सूचीबद्ध रूप, लेकिन भारत सरकार के मापदंड नहीं है, उसके हिसाब से जो सूचीबद्ध BPL परिवार हैं उनमें 60 वर्ष या अधिक की आयु के व्यक्तियों को पेंशन देंगे। कितनी, 60 से 70 के बीच में देंगे 750 रुपये प्रति माह और 60 से 75 के बीच में, और 75 साल से ऊपर हो जाने पर 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन देंगे। लेकिन किनको, भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार जो BPL हैं उनको।
नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ये जो पेंशन योजना है ये सूचीबद्ध बीपीएल परिवार को मिलेगी, 40 या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाओं को मिलेगी। और इसके बाद में क्या है कि 40 से 55 के बीच की जो कैटेगरी में महिलाएं आती हैं उनके लिए 500 रुपये, यदि वो 55 ईयर्स से 60 के बीच में हैं तो 750 रुपये, 75 वर्ष से कम यानी 60 से 75 के बीच में हैं तो 1000 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक हो जाने पर 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। ये सेंटर की ओर से है, क्योंकि आप देखिए राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है। इसी के कॉन्ट्रेरी जो राजस्थान की है उसमें ये क्लॉज नहीं है, 40 वर्ष का क्लॉज नहीं है, उसमें 18 वर्ष का क्लॉज है कि 18 एंड ऑनवर्ड्स। फिर है मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, क्योंकि हमने अभी मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना पढ़ी तो इसको भी पढ़ना चाहिए। ये कब से लागू है? 7 अप्रैल 2013 से। कौन चलाता है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग। फिर करना क्या है? बेसिकली राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार जांचें जो हैं वो फ्री में मुहैया करवाई जाती हैं। मेडिकल कॉलेजों से संबंधित चिकित्सालय जैसे कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज है तो साथ में ही उसके हॉस्पिटल है, तो वहाँ 90 टाइप्स की जांचें निःशुल्क मिलेंगी। और जो सैटेलाइट हैं या जिला या उप जिला या अस्पताल हैं उनमें करीब 56 टाइप्स की जांचें मिलती हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 35 प्रकार की जांचें जो है निःशुल्क होती हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और डिस्पेंसरीज में 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क होती हैं। खूबसूरत बात यह है कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं लाइक एसएमएस हॉस्पिटल, यदि आप उसमें कोई जांच करवाते हैं तो जांच की रिपोर्ट के लेने के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जांच की रिपोर्ट आपको ऑनलाइन मिल जाती है। आई एम श्योर ये और भी बड़े हॉस्पिटल्स के लिए भी है, छोटे जो डिस्पेंसरीज टाइप हैं उनमें शायद जाकर के लेना पड़ेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि कन्वीनियंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। आगे देखते हैं राजस्थान सिलिकोसिस नीति। ये नीति 2019 में जारी की गई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंदर आती है। सिलिकोसिस एक बीमारी है जो खनन करने वाले या घिसाई करने वाले क्षेत्रों में हो जाती है, और जो माइनिंग के माइनर पार्टिकल्स हैं वो फेफड़ों में जमा हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर वो एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं और पूरी बॉडी एक तरह से काम करना बंद कर देती है और बहुत ही कम आयु में मृत्यु हो जाती है। तो इस बीमारी में खास तौर पर खनन, पत्थर तोड़ने वाले, पत्थर पीस कर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, मूर्ति बनाने जैसे काम करने वाले लोगों को बीमारी होती है। इस योजना के तहत पीड़ितों को स्क्रीनिंग, उपचार और प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेशन के साथ साथ आश्रितों को सहायता एवं पुनर्वास का प्रावधान भी किया जाता है, और इसके लिए बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं जो मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, नई मशीनरीज भी देते हैं। पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि राजस्थान में हम माइनिंग का इतना बड़ा हमारा स्कोप है और बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाती है। रोगी की मृत्यु के बाद में अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये भी दिए जाते हैं। परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। आई एम सॉरी, ये पुनर्वास इसी से रिलेटेड है। इसके नेक्स्ट यदि किसी को हो जाता है तो उसके पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, मृत्यु के बाद में 10,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए, 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। सिलिकोसिस पीड़ितों को पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड कैटेगरी, इतना तो है। फिर सिलिकोसिस विधवा पेंशन भी सरकार ने स्टार्ट की है। गवर्नमेंट इज़ वेरी काइंड इन दैट कंटेक्स्ट। 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपये प्रति माह। मैंने आपको बताया था कि मिनिमम एज वाला क्राइटेरिया यहाँ नहीं है, जैसे सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट में 40 ईयर्स वाला क्लॉज है, यहाँ 40 वो कोई क्लॉज नहीं है। 55 से 60 के बीच में 750 जैसे वहाँ था वैसे यहाँ है, और 60 से 75 के बीच में 1000 और 75 प्लस में 1500। तो ये सारे फिगर्स सेम हैं, द ओनली डिफरेंस इज 40 वाला जो क्लॉज वहाँ था वो यहाँ से हट चुका है। फिर ये सिलिकोसिस पीड़ित परिवार सरकार की सभी योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए पात्र है। अगला है इंदिरा रसोई योजना। ये पहले एक अन्नपूर्णा रसोई योजना चला करती थी, उसी का ही संवर्धित रूप है। 20 अगस्त 2020 से चालू किया गया। इसका विभाग है स्वायत्त शासन विभाग, और इसकी टैगलाइन है कोई भूखा नहीं सोए। कोविड में इस योजना ने काफ़ी अच्छा काम किया, बहुत सारे लोगों ने खाना खाया है। प्रदेश के सभी 213 निकायों में शुरू किया गया है। 8 रुपये में शुद्ध, ताज़ा एवं गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। प्रति थाली 12 रुपये सरकार पोषण वो देती है, अनुदान देती है। इसके लिए बजट है 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। फिर इसी के कॉरस्पॉन्डिंग है एक बहुत अच्छी स्कीम थी, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। हम जानते हैं ग्रामीण क्रेडिट कार्ड योजनाएं खूब चल रही है, किसान क्रेडिट कार्ड योजनाएं, ठीक है, लेकिन शहरी जो वेंडर्स है, लोकल वेंडर्स, आपने देखा होगा पीएम स्वनिधि प्रोग्राम था एक, उसमें स्ट्रीट वेंडर्स के लिए निधि थी, यानी स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपीज़ तक की सहायता बिल्कुल बिना किसी दस्तावेज के रूप में दी जा रही थी। तो ये उसी से संबंधित एक और योजना है जो राज्य सरकार की योजना है, जिसमें
शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स और सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने, क्योंकि कोविड में सब लोगों की रोजगार बंद हो गया था एक तरह से। फिर लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान था। अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लोगों को इससे लाभान्वित करने का लक्ष्य था। स्ट्रीट वेंडर जैसे कि हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी इत्यादि बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देना इसका ऑब्जेक्टिव था। फिर आगे बात करते हैं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। ये स्कूल है स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर शुरू किए गए। 1ली से 12वीं तक की शिक्षा देंगे, अंग्रेजी माध्यम में देंगे और सरकारी स्कूल होगी। फिर राज्य में 553 से अधिक विद्यालय अभी संचालित हैं। शुरुआत की गई थी तो कुछ मुख्यालयों से की गई। फिर अधिक आवेदन के कारण विद्यार्थियों को लॉटरी सिस्टम से प्रवेश दिया जाएगा। ये डेटा आर्थिक समीक्षा से नहीं लिया गया है। 5,000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव और कस्बे में 1200 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा कर दी गई थी और इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं एक बार पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये 1 अगस्त 2021 से शुरू की गई थी। वन विभाग की योजना है। बेसिकली जब बारिश का मौसम आता है तो सभी लोगों को प्रेरित किया जाता है कि पौधे उगाइए। ये जो पौधे दिए जाएंगे ये औषधि वाले पौधे हैं। तो इसमें किया क्या जा रहा है कि 1,26,00,000 परिवार लाभान्वित किए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक परिवार को 8 पौधे निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और काल मेघ के 2-2 सैपलिंग्स दिए जाएंगे, यानी छोटे पौधे दिए जाएंगे कि आप अपने घर में उनको गमलों में लगाइए और बड़ा कीजिए। इसके लिए बजट 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 30 करोड़ से अधिक औषधीय पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। ये निःशक्त का मतलब विशेष योग्यजन समझ लीजिए या विकलांग समझ लीजिए, बट ये दीज आर स्पेशली इनेबल्ड पीपल। इनमें कोई विशेष योग्यताएं होती हैं बेसिकली। अब इनके लिए मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन करने की कोशिश की है। ये राज्य सरकार की योजना है और ये केंद्र सरकार की योजना है। राज्य सरकार की योजना में सभी विशेष योग्यजन शामिल किए गए हैं लगभग, लेकिन केंद्र सरकार में सूचीबद्ध बीपीएल बहु निःशक्तता से ग्रसित लोग लिए गए हैं। उसमें करना क्या है, क्लॉजेस दोनों कैटेगरीज में सेम है कि 18 से 55 साल के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 750 रुपये मिलेंगे और 18 से 58 साल के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको मिलेंगे 750 रुपीज़। और फिर उसके बाद में अप टिल 75, यानी इसको जैसे क्रॉस करते हैं 75 तक मिलेंगे 1,000 रुपये, 75 से अबव होने पर 1,250। और यदि कोई व्यक्ति लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग या सिलिकोसिस से पीड़ित है तो उसको मिलेंगे 1,500 रुपये। नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन। इसको हम एक बार पहले देख चुके हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना नाम है इसका। और इसी के कॉन्ट्ररी मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना है ये। इसमें जो सेंटर की स्कीम है वो 2007 से चल रही है और ये राज्य सरकार की स्कीम है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे, लेकिन हमें याद रखने वाली बात क्या है कि यहाँ तो दिया हुआ है 60+ एज के बीपीएल, और राज्य सरकार ने एक खास काम ये कर दिया कि फीमेल जो 55+ में है और मेल जो 58+ में है, तो यानी एक एक्स्ट्रा सहूलियत थोड़ी सी यहाँ पर दी है राज्य सरकार ने, जहाँ 5 साल एक्स्ट्रा पेंशन मिल रही है और 2 साल मेल कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा पेंशन मिल रही है। अदरवाइज मनी इज जस्ट द सेम, तो आप कंपैरिजन करने में आसान रहेगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इसमें जैसे हमने कहा कि विडो की एज 40 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी जो स्टेट गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है वो ज़्यादा वाइड है। यहाँ एकल नारी हो, यहाँ विडो कैटेगरीज है, वुमेन है। देखिएगा, एक तो यहाँ 40 ईयर्स की क्लॉज नहीं है, एनीबडी 18+ इज एलिजिबल। नेक्स्ट इज इसमें विडो, डाइवोर्स्ड, अबेंडेंड वुमन, उन सभी को कवर किया गया है। मनी जो मिल रही है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ 40 से 55 के बीच में 500 रुपये, यहाँ 18 से 55 के बीच में, अदरवाइज इट इज़ जस्ट द सेम। तो जब आप ऐसे कंपेयर करके याद करेंगे तो शायद आपको याद करने में आसानी होगी। अगला है पालनहार योजना। थोड़ी सी पुरानी है लेकिन बहुत ही व्यापक असर वाली योजना है और ये दर्शाती है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। इसके लिए विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। करना क्या है, अनाथ बच्चों का पालन पोषण सही से हो, उनको शिक्षा मिल पाए और
यदि अगर संस्था में नहीं करवा सकते हैं तो समाज के भीतर ही बच्चों के निकटतम रिश्तेदार या परिचित या वयस्क बहन भाई को पालनहार बना दिया जाए। बेसिकली अनाथ बच्चों के संरक्षण से रिलेटेड एक स्कीम है, जिसमें यदि आप किसी इंस्टीट्यूशन में उनको नहीं भेज सकते, अनाथ आश्रम में नहीं भेज सकते हैं, परिवार में कोई कहता है कि मैं पाल लूँगा, तो उसको सरकार थोड़ी सी मदद देती है। वो जो मदद है वो ये है कि पालनहार योजना के जो पात्र परिवार हैं उनमें पालनहार परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1,20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बच्चे की आय 18 वर्ष से कम हो, आवेदन की तिथि कम से कम 3 वर्ष से वो राजस्थान में रह रहा हो, और योजना के पात्र जो श्रेणीवार हैं वो है इसमें 500 रुपये प्रति माह से लेकर के 1,000 रुपये प्रति माह तक की अलग अलग क्लॉजेज में दिए जाएंगे। बट ये एक सेंसिटिव स्कीम है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है काफ़ी सारे बच्चों के लिए। फिर एक था राजस्व कहाँ से आया कहाँ गया, उससे रिलेटेड चैप्टर। मुझे उसमें समझ में आया कि सवाल इन चीज़ों से खूब बन जाते हैं क्योंकि इन पे जनरली लोग ध्यान नहीं देते और ये याद करने में भी थोड़े आसान होते हैं। तो अब इतना सारा तो हमें याद नहीं करना है। दी ओनली फैक्टर विच इज़ कंसिडरेबल इज लास्ट वाला। तो ये देखिएगा इसमें कि स्वयं के कर से राजस्व जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा है राजस्थान की आय राजस्व प्राप्तियों में। दूसरे नंबर पर आता है केंद्रीय करों में हिस्सा, क्योंकि आजकल हम जानते हैं जीएसटी जो है IGST में भी आ गया है, तो केंद्रीय करों में जो हिस्सा है वो सेकंड नंबर लेता है। तीसरे नंबर पर केंद्रीय सहायता, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और चौथे नंबर पर आता है कर भिन्न राजस्व। तो यदि कोई ये पूछ ले कि राजस्थान की राजस्व प्राप्तियों का घटता हुआ क्रम क्या है, तो हमें सबसे पहले मिलता है स्वयं यानी खुद का कर राजस्व है। दूसरे नंबर पर आता है केंद्र से जो हमने कर लिया केंद्रीय करों में हिस्सा। तीसरे नंबर पर आता है केंद्रीय सहायता और चौथे नंबर पर आता है कर भिन्न राजस्व। तो ऐसे कई बार सीक्वेंस पूछी जाती है। अब आ गया वो बटेगा कहाँ, तो सेवावार राजस्व व्यय कहाँ हुआ, यानी कौन सी सर्विसेज में हमने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया। तो अगेन पुराने वाले डेटा को नहीं देखना है हमें। सबसे ज़्यादा हम खर्च करते हैं वो हम खर्च करते हैं सामाजिक सेवाओं में यानी सोशल सर्विसेज में। अगर ओवरऑल बजट की बात की जाए सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च करते हैं, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओवरऑल बजट में हम खर्च करते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और सेकंड नंबर पे हम करते हैं सोशल सर्विसेज में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी पैसा खर्च होता है और सेकंड नंबर पे सोशल सर्विस होती है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जो भी सर्विसेज है वो सारी की सारी। फिर है एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट पे कई बार सवाल पूछा जाता है, तो मैंने सोचा इसको कैसे याद करें। तो इसके लिए मैंने कोशिश की इकट्ठा करने के लिए कि जापान की जो एजेंसी है जापानीज़ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, उसके द्वारा हमारे पास में 3 स्कीम चल रही हैं। उन तीनों में से कीवर्ड्स उठाए, तो पहले में कीवर्ड मिलेगा जैव विविधता, और ये कीवर्ड अक्रॉस ऑल द प्रोजेक्ट्स कहीं नहीं है। तो एक का कीवर्ड है जैव विविधता, दूसरे का फ्लोरोसिस और तीसरा जल क्षेत्र में आजीविका। तो आप इसका कोई भी एक तुक्का बना लीजिए, यानी इसका कोई भी एक एक्रोनिम बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जल क्षेत्र की आजीविका के कारण फ्लोरोसिस हो गया और जैव विविधता खत्म हो गई। आप उल्टा चल लीजिए, जल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आजीविका का काम किया तो उसकी वजह से लोगों को फ्लोरोसिस हो गया और जैव विविधता खत्म हो गई। इस प्रकार से याद कर लीजिए या कोई और बना लीजिए, लेकिन बनाइए। फिर KFW पे 2018 में सवाल आ चुका है, तो लगता नहीं है कि आएगा। अदरवाइज इन सभी में इकलौता KFW ऐसा है जिसका अंग्रेजी नाम है और अंग्रेजी इसका इधर भी है, ट्रांसलेशन भी अंग्रेजी है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को हिंदी में और इंग्लिश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ही कहते हैं। तो आप अंग्रेजी से अंग्रेजी, और वैसे भी ये फ्रांस की एजेंसी है शायद, तो आप ना दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। विश्व बैंक क्या काम कर रहा है अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर प्रोजेक्ट्स, एक्सक्लूसिवली राजस्थान में जो कर रहा है वो ये है कृषि प्रतिस्पर्धात्मक जो प्रोजेक्ट है वो, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और राजमार्ग का विकास। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, कृषि में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई, उससे लोगों के पास लोगों के पास यानी सार्वजनिक पैसा आया, उसको मैनेज करवाया, और जब मैनेज करवाया तो कहा कि चलो अब राजमार्गों का भी विकास कर लेते हैं ताकि और लोगों को सहूलियत मिले। ऐसे कोई भी आप एक टर्म बनाकर याद करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये 3 प्रोजेक्ट हैं जो विश्व बैंक फंड कर रहा है। अगला दिया हुआ है कि NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या कर रहा है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है और उसका नाम है रेगिस्तान के जल को न्यू डेवलप करेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। आप ऐसे याद कर लीजिए क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट है उसमें यही की आ रही है, रेगिस्तान की है वहाँ पे। तो रेगिस्तान के जल को यानी उसके बेसिकली जल के पुनर्भरण के लिए या उसके लिए रिस्ट्रक्चरिंग के लिए प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो उसमें कीवर्ड है रेगिस्तान और उसका जल का पुनर्संचरण। तो आप याद कीजिए रेगिस्तान के जल को न्यू डेवलप करेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक।
तो शायद याद हो जाएगा। फिर एडीबी 3 काम कर रहा है। एडीबी क्या काम कर रहा है? शहरी क्षेत्रों का विकास कर रहा है, मध्यम नगरीय क्षेत्र का विकास कर रहा है और कह रहा है कि हम राजमार्गों में निवेश करेंगे तभी तुम्हारा विकास होगा। तो शहरी क्षेत्र का विकास, मध्यम नगरीय क्षेत्रों का विकास और राजमार्गों में निवेश के द्वारा विकास। एक की पकड़ के रखिएगा, विश्व बैंक तो राजमार्गों का विकास कर रहा है और यहाँ निवेश कर रहा है। एडीबी निवेश कर रहा है और विश्व बैंक जो है राजमार्ग का विकास कर रहा है। यदि ऐसे पकड़ लेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपकी आर्थिक समीक्षा तो लगभग पूरी करवा दी है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। और मेरे पास में श्री मनमोहन शर्मा जी जो रैंक 2 हैं, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ भेजा जिसमें कहा कि मैम इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सारे कैंडिडेट्स के लिए, उनको भी करवाइए, वो उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। तो सर्टनली मैं कल लेकर के आऊँगी। मनमोहन शर्मा जी की एक बहुत ही सुंदर बुक है, मनमोहन शर्मा जी की एक बहुत ही बढ़िया बुक है और उस बुक में एक चैप्टर है, उस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन हैं आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड, उनको मैं लेकर के आऊँगी। उनकी बुक को तो आपको मेंस में तो ज़रूर खरीदना ही पड़ेगा, आई एम श्योर, पर अभी तो उसके सिर्फ प्री के क्वेश्चंस कर लीजिए, एक वीडियो उसका भी आएगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना पेशेंसली सुना और आपका पेपर अच्छा हो इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और आपके लिए गुड लक।